नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परिसीमन के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस परिसीमन को लेकर बयान सामने आया है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का। जहां एक तरफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को कोई राज्य का दर्जा नहीं देने वाली है, बल्कि हिंदू बहुल्य राज्य बनाने वाली है, केंद्र शासित राज्य बनाने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही सवाल उठाए हैं। खैर, परिसीमन क्या है और क्यों याचिकाओं को खारिज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है और क्यों सवाल जवाब किए जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य जी। सर, परिसीमन को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उस पर जाने से पहले आप समझाइए कि परिसीमन होता क्या है और क्या इसके फायदे होने वाले हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी समझना कि परिसीमन के क्या मायने हैं और परिसीमन क्या है। परिसीमन माने डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन जो इतने वर्षों से जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ, वो एक सबसे बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मुस्लिम डोमिनेंस था वहाँ की पॉलिटिक्स में, वो हमेशा से बहुत ही सक्रिय रहा। और कहीं ना कहीं जो आपका कश्मीर का जो, अगर आप लैंडस्केप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख का, मैं JND के रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, जो एब्रोगेशन हुआ 370 का, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर टोटल 87 सीटें थी उनके पास में। जो मैं उस जम्मू कश्मीर के हिस्से की बात कर रहा हूँ जो अभी इस वक्त हमारे पास है। जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है उसमें 24 सीटें वो गिनते थे, तो टोटल 111 सीटें पुराने उसके हिसाब से थी, परिसीमन के हिसाब से। उसके बाद जो हिस्सा हमारे पास में है LOC का ये वाला हिस्सा, उसमें 87 सीटें 87 सीट्स थी, जिसमें 44 सीटें 44 सीट्स कश्मीर इलाके में थी, 37 सीटें जो है वो जम्मू के इलाके में, और 6 सीटें जो है वो लेह लद्दाख में थी। तो अगर आप ये आंकड़ा देखें, समझें, तो आपको एक चीज़ साथ में ये भी समझनी होगी, जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो जम्मू का क्षेत्रफल ज़्यादा है कंपेयर टू कश्मीर एंड लद्दाख। तो आप देखेंगे कि जम्मू के पास एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन सीटें जो थी वो कम थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि आप 87 में से जब 44 सीटें आप देख रहे हैं कि भाई कश्मीर रीजन के पास में है, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली कश्मीरी लीडर्स का, ख़ास तौर पे शेख अब्दुल्ला के बाद में जो भी नेता आए, गुलाम बख्शी, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, तो ये सब अमीर कासिम, तो इन सब लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये लोगों का वर्चस्व जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहा बजाय के जम्मू के नेताओं से या लद्दाख के नेताओं से। 2019 में हमारी संसद ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें हम 370 को जो है वो हटाने का निर्णय लिया, और जब 370 को हटाया गया तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के पास यही था कि किसी भी तरीके से इस इलाके का परिसीमन जो है, डिलिमिटेशन है, उसमें नया कमीशन लागू किया जाए। उसके बाद सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो लागू किया। जस्टिस रंजना देसाई, सुरेश चंद्रा जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, और साथ में शर्मा जी, 3 करके पैनल जो है इन्होंने बनाया। तो इसी कमीशन के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए जो है कई जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, नेता हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो परिसीमन का अगर आप ब्रॉडली आप देखें तो ये जो है ये इतिहास है उसका। सर, अब इतिहास को लेकर आपने चीज़ें परिसीमन को लेकर समझा दिया, केंद्र सरकार क्यों लेकर आई है, अब क्या जो है फायदे होने वाले हैं केंद्र सरकार और लोगों को अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव जी, तो अब आप देखेंगे कि जो परिसीमन में जो बदलाव हुए हैं, कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी मई 2022 में, उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब लेह लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उस यूनियन टेरिटरी में अब 90 सीटें हैं। 47 सीटें कश्मीर के पास, 43 सीटें जम्मू के पास में। तो अब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू का जो वर्चस्व है, जो जम्मू इलाके का जम्मू कश्मीर की राजनीति में, वो बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, जो एक हेजीमनी जिसे कहते हैं वर्ड, कि भाई आपका एक तरीके का एक वर्चस्व जो जम्मू कश्मीर की राजनीति पे अब तक कश्मीरी नेताओं का था, वो इससे ख़त्म हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही धारा 370 का मामला लंबित है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा क्यों कर लें। सर, इस तरीके से न्यायपालिका पे सवाल उठाना ऐसे नेताओं के लिए जिन्होंने इतने सालों तक राज किया है, कहाँ तक जाए। नहीं, इनका तो आप देखेंगे तो इनका तो संविधान पे भी भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा तो बाद की बात आती है। जब जिनका संविधान पे भरोसा नहीं, जिनका लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं, जिन्होंने हमेशा जो है अलगाववादियों के भावनाओं को भड़काया है, अलगाववादियों को जो है पनाह दी है, अलगाववादियों के पनाहगार हैं ये। आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे जो
जम्मू कश्मीर की राजनीति में पीडीपी के कार्यकर्ता हैं कौन आखिर में? पीडीपी के कार्यकर्ता वही लोग हैं जो हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन देते हैं, जो लश्कर तोयबा को समर्थन देते हैं। तो आप इन लोगों से जो है संविधान की जानकारी या सुप्रीम कोर्ट के में उनका विश्वास, ये सब चीज़ें आप इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। सर, इसी के साथ फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देगी बल्कि हिंदू बहुल्य राज्य बनाना चाहती है। नहीं, ये जो है मतलब एकदम बेबुनियाद बात है। और अगर ये ऐसा मतलब जो है बेबुनियाद बात इस वजह से है क्योंकि संवैधानिक तौर पे ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में ये बात भी कही है अपनी कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदलने का। और जम्मू कश्मीर जो राज्य है एक बहुत ही जो फारूक अब्दुल्ला हुए या महबूबा मुफ्ती हुई या जो भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने जहन में आज भी 1947 के समय में जो बातें हुई भी है संविधान सभा में, उसी बात को लेके बैठे हुए हैं। या आज भी ये सोच के बैठे हैं कि 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिलेगा, ये हमारा और भारत के बीच में एक ब्रिज है। किस बात का ब्रिज है? पूरा भारत, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, संवैधानिक तौर पे भी भारत का अभिन्न अंग है। तो आप जो है, आप किसी भी तरीके का स्पेशल स्टेटस आप डिज़र्व नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे इस इकोसिस्टम में जब आपका का पूरा राज्य जो है वो उसको यूनियन टेरिटरी के तौर पे बनाया जा चुका है। इतने साल आप लोगों ने कई घोटाले किए। अगर आपको याद हो, जब 2019 में जब 370 को जब हटाया गया था तो उस वक्त जो लद्दाख के सांसद थे उन्होंने ये बात खुले मंच पे कही थी। उन्होंने यही बात कही थी कि लद्दाख के अंदर शियाओं को और मुसलमानों को लड़ाया गया आपस में फारूक अब्दुल्ला परिवार द्वारा। साथ साथ में लेह लद्दाख का कोई विकास नहीं किया गया। आज जब से यूनियन टेरिटरी बना है लेह लद्दाख, जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से आप वहाँ का डेवलपमेंट देखिए। वहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, वहाँ इतना बिजनेस आ रहा है, सरकार ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोवाइड किया है। और साथ साथ में आपने कश्मीरियों को क्या दिया? कश्मीरियों को भी तो कुछ नहीं दिया। अब आज भी आप कश्मीर में जाएंगे, किसी आम मुसलमान से कश्मीर की गली पे बात करेंगे, वो यही बात कहेगा आपसे कि सारा पैसा जो सेंटर से आता था वो इन 2-3 परिवारों ने मिल के क्या है वो पैसे का गबन किया और आम आदमी तक एक पैसा, सामान्य मानवीय तक एक पैसा इन्होंने पहुँचने नहीं दिया। तो ये इनकी हकीकत है। तो ये जो बातें करते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सर, एक तरफ परिसीमन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बुलडोजर से यानी कि अधिग्रहण को लेकर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही है। कहा जा रहा है लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं लोगों को अपने घरों और अपनी ज़मीन की ताकत जो है वो अपने हाथ में रखनी चाहिए। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, इसके बारे में मामला जो है विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है जिससे इस तरीके का कुछ वहाँ पे हो, ख़ास तौर पे किसी को उजाड़ना घर से या जो कुछ भी है। हाँ, जो ऑर्डर था वो ऑर्डर मेरे हिसाब से जो है ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने पास किया था, वो ऑर्डर पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें करके वो सिर्फ क्या है, एक पॉलिसी डिसीजन को भी इस तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं जैसे कोई एक धर्म के खिलाफ जो है वो भावनाएं भड़काने वाला कोई फैसला लिया गया हो। तो ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं आपको एक बात फिर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके की भावना को भड़काने में इन लोगों का हाथ है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो सबसे बड़ी आतंकवादी गतिविधि करने वाली बॉडी थी, जो पार्टी थी, उसको इन्होंने समर्थन किया था अपने समय में। और आज ये बात जो है, जब इनको लगता है कि इनकी राजनीति कहीं ना कहीं जो है आज उनके कंट्रोल में नहीं है, पॉलिटिकली ये लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो इस तरीके के बेबुनियाद बयान देने शुरू कर देते हैं ताकि सरकार कोई भी अच्छा काम करने भी जा रही होती जम्मू कश्मीर में, उसको इस तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं वहाँ की जनता के सामने कि सरकार का एजेंडा ये है कि वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया जाए या उनको ख़त्म कर दिया जाए या उनको हिंदुओं को ला के वहाँ बसाया जाए। तो इस तरीके की बातें करके वो जो एक तरीके का जो इतना हमारे सरकार का, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने, हमारे गृह मंत्री ने जितनी मेहनत की इतने सालों में, उसको इस तरीके के बयान दे के वो जो है वो ख़राब नहीं कर सकते। सर, कभी जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले आपने ही कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, पर महबूबा मुफ्ती आज भी धारा 370 का जिक्र करती हैं। दूसरी तरफ बुलडोज़र को लेकर लगातार बयानबाजी की जाती है। तो एक तरफ जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इतनी दिक्कत क्यों है उन पार्टियों को जो खुद ही वादा करती थी कि हम कश्मीर को आगे ले जाएंगे? वो कश्मीर को नया आगे ले जाने की बात करते थे, लेकिन वो कश्मीर को पीछे लेके जा चुके हैं, बहुत पीछे लेके जा चुके। इतने सालों में जितना भी गवर्नमेंट फंड आता था, उस गवर्नमेंट को फंड को उन्होंने मिसअप्रोप्रिएट किया। आप रोशनी के लैंड स्कैम के बारे में आपने देखा किस तरीके से जो है वहाँ पे करोड़ों रुपया जो है उसका गबन हुआ है।
तो जो भी गुपकर रोड पे, जो श्रीनगर में एक सबसे बड़ी, जैसे हमारे लुटियन है वैसे वहाँ पे गुपकर रोड है। गुपकर रोड में जो बैठे राजनीतिज्ञ हैं, वो उनका जब गुपकर गैंग को ये लगता है कि भाई हमारा राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है, तो वो इस तरीके के जो भड़काऊ बयान देना शुरू कर देते हैं, ताकि कश्मीरी जनता को ये लगे कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। और इसी तरीके की राजनीति सालों से जो है ये लोग कर करके जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर की हालत जो है बहुत ख़राब की है।